हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हम लोग आपका 9th क्लास में आपके इकोनॉमिक्स आपका पढ़ रहे थे और पहला हमारा आपका चैप्टर था पालमपुर गांव की कहानी को पढ़ रहे थे। एक काल्पनिक गांव की कहानी को हमने लिया और हमने उसमें उत्पादन की प्रक्रिया को समझने की आपका कोशिश की थी और उसमें एक लेक्चर हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं। आज हम उसका दूसरा लेक्चर देखेंगे और समय से इसके बाद हम लोग उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हम लोग अपने इस लेक्चर में करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पालमपुर की कहानी के दौरान जब आपने अपने लेक्चर को आप घर पे जाकर रिवीजन किया होगा, उसमें कोई भी अगर चीज आपको समझ नहीं आई है, कोई भी आपको डाउट रह जाता है, कोई भी आपका कमेंट है, कोई आपका प्रश्न है, आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। माध्यम आपके पास खुला है। आप लोग अपने सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो चलिए, आपका कोई प्रश्न नहीं है तो हम बढ़ते हैं सीधा आगे और हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान देना है बच्चों आपको इस आपके टॉपिक के अंतर्गत, और इसमें आपको बहुत अच्छे से आपको इन सभी को आपका देखना है और इस पर आपको गौर करना है। देखिए, कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो सबसे पहले हम लोग इसके अंतर्गत आपका कच्चे माल के विषय में हम लोग आपका पढ़ पाए थे। ठीक है, कागजी मशीन और इत्यादि ये सारी चीज़ों के विषय में हम लोग आपका देख पाए। बहुत अच्छे से हमने इसकी बात कर ली थी इन सभी के विषय में। ठीक, इसको पढ़ा और पालमपुर की जो खेती है इसकी कहानी को पूरा पढ़ा। भूमि स्थिर है इसके विषय में पढ़ा। हमने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर ली थी। अब हम बात करते हैं पालमपुर में खेती की स्थिति को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है खेती की स्थिति यहाँ कैसी रही है और क्या है। ठीक, और हमने देख लिया था कि 1960 के बाद इसमें कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं है जो हम इसके एग्रीकल्चर एरिया को आपका बढ़ा सके या उसको बदल सके। अब दूसरे में देखना है कि क्या उसी भूमि में अधिक पैदावार करने की क्या कोई आपका तरीका है। कह रहे कि जो आपका भूमि का क्षेत्र है वो तो बढ़ नहीं सकता। बढ़ता कैसे? क्योंकि जितनी भी बंजर भूमि थी उस बंजर भूमि को आपको फर्टाइल करके हम लोग कृषि योग्य बनाकर हम लोग ये सारे काम कर सकते थे, लेकिन अब वो आपका कृषि योग्य नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें इन सब चीजों पर आपका ध्यान रखना होगा। ठीक है, यह है जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधा उपलब्ध होती है उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। कैसा लगता है कि पालमपुर कोई आपका गांव होगा पश्चिम में उत्तर प्रदेश की तरह, और उस तरह से आपका दिखता होगा। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम यानी कि खरीफ के मौसम में किसान ज्वार और आपका बाजरा उगाते हैं। क्या करते हैं? ज्वार और बाजरा। क्यों उगाते होंगे किसान ज्वार और आपका बाजरा? इन पौधों को आपका पशुओं के चारे के प्रयोग में, यानी कि जो आपका पशुओं का खाना होता है जिसे हम लोग आपका चारा बोलते हैं, उस चारे के लिए इनको उगाते हैं। इसके बाद अक्टूबर और सितंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। कब लगाते हैं? अक्टूबर से और आपका दिसंबर के बीच ये लोग क्या करते हैं? आलू की खेती करते हैं। सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाए जाते हैं। उत्पादित गेहूं से परिवार के खाने के लिए शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देता है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारी को बेचा जाता है। यानी कि गन्ने की वर्ष में क्या होती है? एक बार आपकी कटाई होती है और उससे गन्ने के जो आप कच्चे माल से जो गुड़ बनता है उस गुड़ को क्या करते हैं? शाहपुर के व्यापारी द्वारा को उसे आपका बेच दिया जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलों इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है।
पालमपुर में बिजली ही जल्द आ गई थी, उसका प्रभाव मुख्य सिंचाई की पद्धति पर ही आपका बदल गया। तब तक किसान कुएं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूप से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र आपके क्षेत्र की सिंचाई की व्यवस्था की थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे। जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप मतलब आपके ट्वेल वगैरह आपके लगाना प्रारंभ कर दिया था। परिमाण स्वरूप 1970 के दशक के मध्य में 200 हेक्टेयर पूरे जोते हुए क्षेत्र पर सिंचाई होने लगी, यानी कि जितना भी आपका जोत का आकार था उस सारे आकार पर क्या होने लगी थी, आपका खेती जो थी वो आपका होने लगेगी थी और उस खेती को आपको देखना था, ये आपको ध्यान देना था। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदान के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्र में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज कुल क्षेत्र में 40% से भी कम सिंचाई हो रही है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः आपका क्या है, वर्षा पर निर्भर है। एक वर्ष में ही किसी भूमि पर ज्यादा फसल पैदा करने वालों को बहुविधा फसल प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविधा आपकी फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसल पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। कह रहे मुख्यतः जो भी आपके किसान हैं वो आपके 2 फसल पैदा करते हैं और कई ऐसे हैं कि जिनमें 20 से 30 वर्ष के बाद क्या होती है, आलू पैदा होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए। सारणी 1.1 में 10 लाख मिलियन यानी कि हेक्टेयर के में भारत में आपका कृषि कार्य दिखाई देते हैं। सारणी के नीचे दिए गए आरेख को अच्छे से पढ़ें और उस पर बात करें। अब देखिए एग्रीकल्चर का जो पॉकेट बुक एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड 2000 में जो कुछ आपका डाटा दिया था सांख्यिकी डिपार्टमेंट ने, तो उस पर हम लोग आपका उसको देखना है। ठीक है, आज पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी फसल होती हैं और इनकी सूचना के आधार पर निम्न आपकी सारणी को भी भरना है। अब देखिए कौन कौन सी फसल होती हैं, किस माह में बोई जाती हैं, किस माह में काटी जाती हैं और सिंचाई के क्या साधन हैं, ये आपको सारणी बनानी है और इस सारणी को बनाकर आपको फुलफिल करना है। लेकिन आपको अजीब सा लगेगा कि पता नहीं क्या फिल कर, लेकिन आप देखेंगे आलू की खेती कब की जा रही है। आप ये फसल का नाम लिखेंगे आलू, अक्टूबर से दिसंबर तक लिखेंगे, काटी कब जाएगी आपको खुद देखना है और सिंचाई का माध्यम क्या है, तो आपका नलकूप। तो इस तरह से इस सारणी को आप फुलफिल कर सकते हैं। गेहूं को लिख सकते हैं, किस माह में बोई जाती है, किस माह में काटी जाती है, सिंचाई का क्या साधन है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस पूरी सारणियों को आप इन्हें बहुत अच्छे से इनको भर लेंगे। ठीक, आपने देखा है कि जमीन के एक टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका बहुविधि कृषि प्रणाली। आप चाहते हैं कि जमीन के एक टुकड़े में उत्पादन बढ़ जाए तो इसका एक तरीका है बहुविधि फसल प्रणाली। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है और भूमि उपजाने के लिए एक ही मौसम में पैदा की गई फसलों के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक में मध्यदक खेती को पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया गया था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का उपयोग करते हैं। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। अब कह रहे कि सबके पास क्या थे, आपके उर्वरक के रूप में और प्राकृतिक जो खाद है उसके रूप में ये सब जो गाय का गोबर है ये उसका आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। 1960 के दशक के अंत तक हरित क्रांति ने भारतीय किसानों का अधिक उपज देने वाले बीज यानी कि HY बीज के द्वारा गेहूं चावल की खेती का तरीके सीख लिए हैं। परंपरागत बीजों की तुलना में HY बीज पौधों में एक से ज्यादा अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी।
इसी के परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यानी कि जो नॉर्मल बीज से जिस प्रकार का आपका प्रोडक्शन हो रहा था, HY बीज से क्या होने लगा, कहीं अधिक जो थी आपकी अनाज की जो पैदावार है, जो मात्रा है, वो आपके बढ़ने लगी थी। अधिक उपज प्रजाति वाले बीजों में अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। अधिक उपज केवल अति प्रजाति वाले बीजों, सिंचाई, आपका रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के सृजन में ही संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वहां किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। कह रहे हैं कि भारत में आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसा है जो किसानों की आधुनिकतम जो आपकी टेक्नोलॉजी आई थी, जो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उनको प्रयोग करने वाले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा आपको, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, यही आपको दिखाई देंगे। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYB बीज, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहन से लिए मशीनरी खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें जिनसे गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई। और क्या हुआ, जिनसे गेहूं की जो पैदावार है वो ज्यादा प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1330 आपका किलोग्राम प्रति हेक्टर थी। HY बीज से आपका 200 आपका किलोग्राम हो गई, प्रति हेक्टर पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई और किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिशेष गेहूं की मात्रा काफी थी। अधिशेष का मतलब है कि जितना उन्हें उपभोग के लिए गेहूं चाहिए, उसको निकालकर शेष जो गेहूं बचा था उसको क्या कर रहे थे, वो काफी मात्रा में था, उसको कहाँ बेच सकते थे, वो आपका मंडियों में, रायगढ़ की मंडी में उसको बेच सकते थे बच्चों, उनके पास ऑप्शन है। अब कह रहे आइए आपका चर्चा कीजिए, बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। सारणी 1.1 में भारत में हरित क्रांति के गेहूं के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ों टन इकाइयों में कैसे दिखाया गया। अब देखिए 1956 आपका 65-66 में 10 करोड़ टन आपका क्या हुई था, ध्यान दीजिए, दाल हुई और आपका इतना गेहूं हुआ। इसी क्रम में आप तो आपका बढ़ते चलेंगे। 2000 आपका 17-18 में ये 10 से आपका 25 हो गया और ये कितना हो गया, 10 से आपका 100 हो गया, यानी कि जस्ट आपका 10 गुना हो गया। अगर आप इस पूरे नंबर्स को देखेंगे, इस पूरी सारणी को बात करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मानते हो कि नहीं मानते हो बच्चों। यहाँ कितना है 10 और यहाँ कितना हो गया 100, तो कितना गुना बढ़ गया, पूरे आपका 10 गुना। और यहाँ कितना था 10 और यहाँ कितना हो गया 25, तो यहाँ भी उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा। तो इन सारी चीजों को, इन सारे डाटों को, इन सारे आंकड़ों को आपको देखना होगा और इन पर आपको बात करनी होगी कि ये किस प्रकार के हैं, क्या चीजें हैं, इनको थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है, और इन पर बात कीजिए। चलिए आप लोग देखिए, इतना पढ़ लिया हम लोगों ने, थोड़ा यहां देखिए, एक आरेख बनाकर दिखाइए क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई है। विचार करें, इसके लिए दोनों फसलों के मतलब दाल के उत्पादन के लिए भी और गेहूं के लिए भी, क्या दोनों के लिए बराबर सफल सिद्ध हुई है। हाँ ना का जवाब दीजिए। आप नंबर्स को देखकर बिल्कुल साफ बोल सकते हैं क्या सिद्ध हुई है कि नहीं हुई है। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसानों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है। कह रहे कि जिन किसानों को आधुनिक आपका विधि को एक्सेप्ट करना है, उनके लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है, ये इनको देखना है। पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले आपको ये देखना है। खेती पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र में कुछ किसानों से बातें कर यह मालूम कीजिए, क्या बातें मालूम करना है कि आधुनिक या परंपरागत या कह सकते हैं मिश्रित खेती, इन विधियों में से वहां किसान किसका उपयोग करे और एक पर टिप्पणी करे।
कह रहे कि आपको अपने किसानों से बात करना चाहिए। देखिए ये व्यक्तिगत व्यवहारिक क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान दीजिए। और हमको बात करना चाहिए कैसे, कि वो मॉडर्न कृषि करें या फिर जिस तरह से आपके ट्रेडिशनल आपका कृषि करते आ रहे हैं वो कृषि करें, या फिर आपका मिश्रित कृषि करें। और आपका ये जो विधि है, आप इस विधि में से किस विधि का प्रयोग करें, क्या करें, क्या करें आप लोग, तो किस विधि का आपका प्रयोग करें जिससे क्या हो, ध्यान देना बच्चों, जिससे क्या हो जाए आपका कि जिससे फसल उत्पादन हो, वहां उसकी विधि पर आपको टिप्पणी करनी है। दूसरा है सिंचाई के क्या स्रोत हैं, ये आपको देखना है। कृषि भूमि में कितने भाग में सिंचाई होती है, ये देखना है। बहुत अधिक, कम, आधी अधिकांश, ये देखना है। किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये सब इनको आपको देखना है। इसी में आपका तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, जो पॉइंट है, इसको हम लोग गौर करते हैं और इस पर विचार करते हैं। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, अब क्या धारण पर कर पाएगी, आइए देखते हैं, विचार करते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों के संकेत मिलता है कि खेती के आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार पर अति प्रयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल स्तर सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। क्या कह रहे हैं कि अगर देखिए जिनका आप लोगों ने ऐसे प्रयोग कर लिया है उनका द्वारा रिचार्ज होना बहुत कठिन होता है। ठीक, कृषि की भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें इन सब की आपकी देखभाल करना चाहिए। सबसे पहले देखिए हरित क्रांति है, और देखिए इसमें क्या हो गया, सबसे पहले जो आपके उर्वरक हैं उनका बहुत अधिक आपका प्रयोग किया गया। और देखिए जब आप बहुत अधिक प्रयोग करेंगे या आप क्या करेंगे, सिंचाई आपका अधिक करेंगे, तो जल का जो सतत स्तर है वो कम हो जाएगा, यानी कि जल की धारण क्षमता कम हो जाएगी। और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करने से जो मिट्टी है वो मिट्टी क्या हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी। आप ये सब चीजें आपको समझना चाहिए। ठीक, अखबार पत्रों से पाठ में की गई रिपोर्ट पढ़ने के बाद कृषि मंत्री को यह बताते हुए अपने शब्दों में एक पत्र लिखिए कि कैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। कह रहे हैं आपको अखबार और आपके पत्रिकाओं से जो पाठ की गई है उसमें से एक आपको पत्र लिखना है अपने कृषि मंत्री के लिए कि हमारे लिए कैसे रासायनिक उर्वरक हानिकारक है। आइए इस पर हम लोग बात करेंगे। अब इन सारे को देखिए कि कैसे ये लोग आपका मिश्रित खेती कर रहे हैं। पालमपुर में भूमि वितरण का वितरण, अब देखिए ये एक बड़ा खेत, एक बड़ा खेत, एक बड़ा खेत, गौर कीजिए, ये बड़े खेत हैं, ये बड़े खेत हैं, ये बड़े खेत। अभी देखिए यहाँ कितने छोटे छोटे खेत हैं, आप इनको गौर करिए। यहाँ देखिए ये बड़ा खेत है, फिर ये बड़ा खेत, यहाँ छोटे छोटे खेत हैं। ये आपके सीमांत किसान हो गए, ये छोटा खेत, ये बड़ा खेत। तो इस प्रकार आपको गांव की जो आपकी चीजें हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आइए कुछ हम बात करते हैं एक रिपोर्ट पर। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं रासायनिक उर्वरक, ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुलते हैं और क्या करते हैं, आपको जो आपके पौधे हैं उनको तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, लंबे समय तक इनको आपका धारण जो है आपका नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित
जीवाणु और सूक्ष्म अवयव को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि इनका प्रयोग कुछ समय पश्चात पहली मिट्टी की तुलना में कम उपज रह जाएगी। यानी कि अगर आप इनका प्रयोग करोगे तो जो उपज है कैसी रह जाएगी, आपकी कम रह जाएगी। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर मिट्टी ने मृदा की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वहां खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या हो रहा है कि वहां की जो लागत है बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि आप पहले की तुलना में अधिक आप उर्वरक का प्रयोग करोगे और फिर और का, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह से जो उर्वरक हैं उनका प्रयोग, जो लागत है वो आपका बढ़ जाएगी। आगे देखिए, आप कह रहे हैं कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। अब हमें पालमपुर के किसान देखना है कि उनमें भूमि किस प्रकार से आपके बटी हुई है, उनको हम लोगों को इसमें आपका जो है बात करनी है और हमें इनके विषय में आपका जानना है, ठीक है। आइए गौर करते हैं। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों के एक तिहाई अर्थात 150 परिवार के पास खेती की भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। यानी कि गांव में परिवार में जो एक तिहाई लोग हैं उनके पास, और यानी कि अर्थात 150 परिवार के पास क्या नहीं है, भूमि की जमीन ही नहीं है। आप सोच के देखिए। और जो क्या है, अधिकांश आपका दलित हैं जो आपके डिप्रेस हैं। बाकी परिवारों में 240 के पास इनके भूमि है, वो क्या है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के आपके खेती के टुकड़े हैं। आप 240 परिवार के पास भूमि है, लेकिन वो कैसे हैं, आपके टुकड़े हैं। ये वाले छोटे छोटे जो आपके टुकड़े बने हुए हैं, इनको देखिए, ये वाले समझिए, मैं दिखा देता हूँ। ये जो टुकड़े हैं छोटे छोटे वाले, ये हैं इनके पास। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसान के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। क्या नहीं होती, पर्याप्त जो है आमदनी नहीं होती। चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव में आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझले और आपके बड़े किसान के 60 परिवार हैं, जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर आपका खेती करते हैं। कुछ बड़े किसान के पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि है, या तो किसी के पास है नहीं है तो फिर 2 हेक्टेयर है, और या फिर जो बड़े किसान हैं उनके पास 10 हेक्टेयर है और उनसे भी ज्यादा भूमि है। ये देखिए, सबसे पहले आप थोड़ी, आप कृषि कार्य में लगे लोग हैं, आप उनकी इमेज पढ़िए। जब मैं आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगा तब आपको इस चैप्टर की महत्वता और समझ आएगी कि किस प्रकार से इस चैप्टर से हमारे आपके प्रश्न बनेंगे और हमको कैसे इन पे आपका गौर करना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, चित्र है आपका 1.6। खेतों में कार्य गेहूं की फसल की कटाई, बीज का बोना, आपके कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक और परंपरागत आपका विधि द्वारा आपकी फसल की जुताई। अब देखिए, अगर आप लोग गौर करेंगे तो ये तो है आपकी मॉडर्न तकनीकी, जैसे ट्रैक्टर के माध्यम से हम लोग अपने खेतों को आपका जोतते हैं, और ये है हमारा अपना परंपरागत आपका तरीका, जो हल बैलों के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग इस तरह से बीज को बोते हैं, इस तरह से आपका जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो आपके कीटनाशक हैं, हम उनका प्रयोग करते हैं। किस तरह से आपके फसलों की आपको कटाई की जाती है और किस तरह से आपकी बैलों के माध्यम से जुताई करते हैं, आप इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए,
ये चित्र आपको दिया गया है कि कैसे जो आपके सीमांत किसान हैं वो दिखाए गए हैं और कैसे जो अर्ध मजले हैं और आपके बड़े किसान हैं वो आपको दिखाए गए हैं। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, यानी कि लेबर की व्यवस्था कौन करेगा। 5वां नंबर है, भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा सबसे आवश्यक कारक है। यानी कि भूमि, अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो उस प्रोडक्शन में आपका प्रोडक्शन के बाद अगर दूसरा कोई फैक्टर है तो वो है लेबर। लेबर कहाँ से होगी, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक, खेती में बहुत ज्यादा आपका परिश्रम की आवश्यकता होती है। यानी कि जब आप लोग बच्चों खेती करते हैं तो उसमें कितनी मेहनत लगती है। पहले जमीन को तैयार करना है, फिर उसमें बीज बोना है, फिर बीज की आपके निराई गुड़ाई है, फिर उसमें कितनी बार सिंचाई लगती है, फिर उसमें खाद लगता है, फिर उसमें आपका कीटनाशक आपका लगता है, फिर फसल को आपका तैयार किया जाता है, फिर फसल आपकी कटती है, फिर कहीं जाकर आपको प्राप्त होती है। यानी कि एक बहुत लंबे प्रोसेस, यानी कि एक प्रक्रिया के दौरान उससे आपको गुजरना होता है, तब आपकी जो फसल है वो आपको प्राप्त होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं कार्य करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की आवश्यकता स्वयं ही करते हैं। मझले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को आप किराए पर लेते हैं। अब देखिए, जो छोटे किसान हैं वो लोग क्या करते हैं, बेचारे खुद अपने हाथ से काम करते हैं। लेकिन जो बड़े किसान हैं जिनके पास जोत का आकार बहुत बड़ा है, वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे श्रमिकों को आपका किराए पर लेते हैं। और हमने पढ़ा है कि पालमपुर में मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है, एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर में हमने दो प्रकार से देखा लोग कैसे लगे हैं, या तो वो स्वयं कृषि कर रहे हैं या फिर क्या है, वो कृषि श्रमिक हैं। कैसे हैं बच्चों, कृषि श्रमिक है, यानी कि काम तो करते हैं लेकिन कौन सा करते हैं, वो आपके खेती के ही आपके काम करते हैं। जैसे किसी के यहाँ आपका गेहूं काट लिया और आपका निराई गुड़ाई करने के लिए काम में लग गए, सिंचाई के लिए काम में लग गए, और उर्वरक को आपका गिरने के लिए, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करने के लिए, इस तरह से वो काम में लग गए। तो कुल मिलाकर वो इस तरह से आपका काम करते हैं। ठीक है, आइए चर्चा करिए कि किए जाने वाले कार्यों पर 1.6 में पहचान करें तथा इनको उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों तो आपके भूमिहीन परिवार से ही आते हैं, या बहुत छोटे छोटे प्लॉटों में यानी कि जो कम खेत, मतलब जिनके पास खेती की जमीन कम है, काम करने वाले परिवार से ही आते हैं। देखिए, दो ही लोग काम करेंगे, या तो जिनके पास जमीन नहीं है या फिर जिनके पास जमीन कम है। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसान का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। आप कह रहे हैं जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको काम की जो झाड़ी है, जो आपका वेतन है, वो बच्चों किस प्रकार मिलता है, या तो आपका नगद के रूप में मिलेगा। नगद नहीं होगा तो उनको वस्तु दे देंगे। वस्तु कैसे, वो अपने लिए अनाज ले सकते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें ले लेंगे, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है, और जब वो काम करते हैं तो उन्हें काम के बदले कभी कभी दोपहर का या शाम का किसी भी एक वक्त का खाना मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कार्य जैसे बुआई से कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफी विभिन्नता है। खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक आपके मजदूरी के आधार पर काम करते हैं, या उन्हें कार्य विशेष जैसे कि आपके कटाई या आपके पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। अब देखिए, जो लोग ऐसे मजदूरी करते हैं, जो आपका श्रमिक करते हैं, उनके साथ समस्या देखिए। या तो उनको विशेष काम के लिए हायर करेंगे कि हमारी खेत की कटाई होनी है, आप लोग हायरिंग कर लेते हैं कि आप हमारी फसल काट लीजिए, इतना मिल जाएगा। या फिर क्या करते हैं उनको कि 2 दिन के लिए काम पे आ जाइए, आप 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। या फिर क्या होता है कि उनको क्या करते हैं, पूरे साल के लिए रख लेते हैं। तो उनको अगर पूरे साल के रखेंगे तो उसमें बहुत कम वेतन देते हैं। अब देखिए, ऐसी कहानी को आप लोग आपका पढ़ेंगे, और डाला की इसमें कहानी है जिसको हम लोग आपका कल देखेंगे। और जब मैं इनको सारी कहानी, देखिए हर एक चैप्टर का जो इसमें आपके पॉइंट्स है वो महत्वपूर्ण है। जैसे श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, ये सीधा अब आपका प्रश्न बन सकता है।
ऐसे ही आपका प्रश्न बन सकता है कि पालमपुर में आपको किसानों को जो आपका भूमि हो वो किस प्रकार वितरित है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कितने परिवार हैं, ये सारे प्रश्न आपके बनेंगे। जब मैं कल आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगा तब आप इसको और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इसको देख पाएंगे। तो कल हम लोग यहाँ से आगे आपका प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों, आज के इस आपका लेक्चर के अंतर्गत हमने आपके पालमपुर की जो और आपकी आर्थिक क्रिया हो रही थी, यह क्या क्या समस्या थी, आपका किस प्रकार से था, वो आपका सारी व्यवस्था हमने पालमपुर गांव की कहानी के विषय में पढ़ा, उसको देखा और बहुत अच्छे से हम लोगों ने आपका बात किया। आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे घर जाकर आप इसको एक बार रिवीजन करिए। कोई भी आपको डाउट बनता है आप मुझे जरूर पूछिए। कल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके चैप्टर को अंतिम रूप दूं और उसके बाद फिर जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं हम उनको करें। क्लियर है? अब इसमें देखिए, जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं इसमें से कुछ आपके की पॉइंट निकलेंगे, वही आपके प्रश्न होंगे, वही आपके उत्तर होंगे। आपको उन सभी पर ध्यान देना है। क्लियर है? ऐसा नहीं केवल आप खाली मेन हेडिंग ही पढ़ लेंगे और आप उनसे ही आप उसके उत्तर निकाल देंगे, नहीं। एक बहुत छोटे की पॉइंट से ही, बहुत छोटे सब से ही आपके बड़े प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।